स्पेस में इस फॉर्मेट में लिखते हैं, आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, ऐसा हम लोग बात किए थे। और अगर 2 पॉइंट्स को जोड़ने वाला कोई वेक्टर है तो इसी को हम लोग ऐसे लिखते थे बेटा, डेल्टा एक्स आई कैप, डेल्टा वाई जे कैप, है ना, डेल्टा जेड के कैप। ऐसे डेल्टा एक्स को हम लोग कैसे लिखे थे, तो हम लोग ऐसे लिखे थे, है ना, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, है ना, z2 माइनस z1 के कैप, इस तरह से लिखते थे। फिर हम लोग सीखे थे इसमें कि मॉडुलस वैल्यू अगर r का लिखना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, फिर एक और चीज हम लोग सीखे थे, डायरेक्शन कोसाइंस, है ना। डायरेक्शन कोसाइंस में हम लोग कॉस अल्फा एक्स बाई आर, कॉस बीटा वाई बाई आर, है ना, कॉस गामा जेड बाई आर, है ना। तो ये सब चीज हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग किए थे, है ना। तो इस तरह से हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्पेस में। वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर दिया हुआ है ना, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ अगर उसका एंगल दिया हुआ है तो हम लोग वेक्टर को स्पेस में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि अगर आपसे हम यहाँ पर एक क्वेश्चन कहें कि वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 20 यूनिट makes angle 60 degree with x axis and 45 degree with y axis. Write down the vector in terms of I cap, j cap एंड के कैप। मान लो ऐसा क्वेश्चन तुमसे पूछा जाए कि कोई भी वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल दिया हुआ है, वाई एक्सिस के साथ एंगल दिया हुआ है, ठीक है ना, और कहता है कि उसको आई जे के कैप में लिखिए। तो बहुत आसानी से हम लोग अभी पढ़े थे कि वेक्टर को एक्स आई वाई जे जेड के ऐसे लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ जो सीखे बेटा कि एक्स वाई जेड कैसे निकालेंगे, तो अगर एंगल हमारे पास अल्फा बीटा गामा है तो अभी हम लोग सीखे थे x इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा, y इज इक्वल टू आर कॉस बीटा, और z इज इक्वल टू आर कॉस गामा। ये हम लोग एक्स एक्सिस के साथ, ये वाई के साथ, ये जेड के साथ एंगल है। तो एक्स के साथ एंगल दे दिया, वाई के साथ एंगल दे दिया, जेड के साथ एंगल नहीं दिया। तो इसके लिए हम लोग सीखे थे कि कैसे निकालते हैं थर्ड एंगल। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। और ये डेटा हम दिए थे पिछले बार, तो आप याद कीजिए, यहाँ पर आप निकाले थे गामा का वैल्यू, है ना। गामा का वैल्यू भी 60 डिग्री था। अल्फा तो दिया ही हुआ है 60 डिग्री, है ना, बीटा दिया ही हुआ है 60 डिग्री, और ये दोनों का वैल्यू पुट किए थे तो गामा निकल गया था। तो अगर अल्फा बीटा गामा निकल गया तो डायरेक्ट हम लोग उस वेक्टर को लिख सकते हैं। सपोज कर लो वेक्टर आर लिखे, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्स आई मीन्स आर कॉस अल्फा आई कैप, फिर लिखेंगे आर कॉस बीटा जे कैप प्लस आर कॉस गामा के कैप, ऐसे लिख देंगे। और वैल्यू हम लोग को सब पता है, जैसे आर दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड इसका दे दिया, तो 20 कॉस अल्फा मीन्स कॉस 60 आई कैप, है ना, इस तरह से 20 कॉस बीटा कॉस 45 जे कैप प्लस आर 20 कॉस गामा 60 डिग्री, है ना, के कैप। तो वैल्यू पुट कर देंगे और इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे।
तो ये सब बेटा था लास्ट क्लास से रिलेटेड, कि लास्ट क्लास में हम लोग ये सब बात किए थे और उसका हम लोग यूज कैसे करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं उसमें कि वेक्टर इन स्पेस जब लिखने आ गया तो और कौन कौन सा टर्म हम लोग इसमें यूज करेंगे। तो हम बताए थे कि कुछ और वेक्टर्स हम लोग यूज करते हैं, टर्म एक यूज करते हैं। तो जैसे हम लोग देखें बेटा, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर, है ना, कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर है, जैसे लाइक एंड अनलाइक वेक्टर। अनलाइक वेक्टर्स, इसको समझेंगे। ये जब भी हम लोग यूज करते हैं बेटा, तो दो वेक्टर के सेंस में, लाइक जब भी हम लोग यूज करें, अकेले कोई वेक्टर नहीं है, दो वेक्टर को लाइक या अनलाइक हम लोग कैसे कहेंगे। तो लाइक का मीनिंग आप सारे लोग समझ रहे हैं। लाइक मतलब एक तरह का, एक तरह का मतलब इक्वल नहीं, एक तरह का मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं कि सन इज लाइक फादर, है ना। तो प्रॉपर्टी हम लोग सोचते हैं कि सन का जो प्रॉपर्टी है वो फादर से मिलता जुलता है। तो यहाँ प्रॉपर्टी का मतलब है डायरेक्शन। इसका मतलब कि अगर आपके पास दो वेक्टर है और दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो उस कंडीशन में दोनों को हम लोग कहेंगे लाइक वेक्टर। और अनलाइक वेक्टर का मतलब है कि डायरेक्शन सेम नहीं है, मतलब डायरेक्शन एग्जैक्टली रिवर्स है ना। डायरेक्शन एक एग्जैक्टली रिवर्स है, मतलब अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो लाइक है, और अगर 180 डिग्री है तो उसको हम लोग कहेंगे अनलाइक है। ठीक है ना। तो यहां ध्यान रखना है, लाइक वेक्टर्स का मतलब है कि इफ टू वेक्टर्स have same direction, have same direction, then they are said to be like vectors, है ना। इसको ध्यान रखेंगे, दो वेक्टर है और दोनों का डायरेक्शन एक ही है, तब हम लोग उसको कहेंगे, है ना, लाइक वेक्टर्स। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपसे हम पूछें, यहां पर कोई वेक्टर ए है और इसको हम लिख रहे हैं, पहले हम प्लेन में लिख के समझाते हैं, 3i + 4j। और दूसरा वेक्टर है बी, है ना, ये सपोज कीजिए 6i + 8j, है ना। अब आप देखें दोनों के लिए, जैसे हम लोग डायरेक्शन निकालते थे बेटा, याद कीजिए कि अगर प्लेन में है तो tan थीटा निकाल लेते। तो tan थीटा अगर हम इसके लिए लिखे, सपोज कर लो tan θ1 यहां लिखें, तो आप लिखोगे y/x 4/3, और tan θ2 अगर हम यहां लिखें तो यहां लिखेंगे 8/6, अगेन 4/3, है ना। तो दोनों का डायरेक्शन यहां पर सेम है। डायरेक्शन सेम होने के कारण हम लोग कहेंगे कि ये दोनों लाइक वेक्टर्स हैं। लेकिन हम एक और चीज अब यहां दिखाना चाहते हैं, अगर हम सी लिख रहे हैं और सपोज कीजिए हम लिख रहे हैं -9i - 12j। अब आप यहां पर देखें बेटा, अगर इसका tan θ3 हम लिखें तो आप कहेंगे कि ये -12/-9 है, ये भी तो 4/3 ही है। तो क्या ए बी सी सब लाइक है? लेकिन ध्यान रखना है, आप लोग पढ़े थे, ये माइनस माइनस अगर हम वेक्टर का डायरेक्शन दिखाएं बेटा, इसको अगर हम डायरेक्शन दिखाएं इसका, तो देखिए इसका एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव, वाई कंपोनेंट पॉजिटिव, है ना, ऐसे ये 3 यूनिट और ये 4 यूनिट ऐसे मिलेगा। दूसरा वेक्टर, ये 3 की जगह पर हम 6 कर दिए और 4 की जगह पर 8 कर दिए, ये ऐसे ही मिलेगा। लेकिन ये तीसरा वेक्टर अगर लेंगे तो आप देखें ये नेगेटिव और इधर भी नेगेटिव, ये ऐसे मिल जाएगा बेटा, डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि tan थीटा का वैल्यू सेम आए, हमेशा ध्यान रखना है हम लोगों को कि एक्स का कोफिशिएंट का साइन, है ना, जो यहां पर है वही यहां होना चाहिए, है ना। यहां देखिए, यहां पर वो साइन नहीं है,
तो हमेशा ध्यान रखना है कि x और y के कोएफिशिएंट का साइन सेम होना चाहिए। जो साइन इसमें x और y कोएफिशिएंट का है वही इसमें भी होना चाहिए, और साथ साथ है ना जो वैल्यू निकालते हैं y बाई एक्स भी हम लोगों को सेम आना चाहिए, है ना। तो हम लोग इसको मैथमेटिकली कैसे सोचेंगे, तो मैथमेटिकली हम लोग सोचेंगे बेटा इसको ऐसे समझिएगा कि अगर ये वेक्टर और ये दोनों वेक्टर को आप देख रहे हैं, तीसरा वेक्टर भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, है ना, और डिफरेंस समझेंगे आप कि हम यहाँ लिखे -9i कैप -12j कैप। ये दोनों लाइक है, कैसे देखिए, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी पॉजिटिव नंबर से, कैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं, अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मिल जाएगा, है ना। इसको अगर हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मिल जाएगा, लेकिन अगर इसको किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा ये नहीं मिलेगा, निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर किसी भी एक वेक्टर को किसी दूसरे पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके हम लोग अगर ऑब्टेन कर सकते हैं तब हम लोग उसको कहेंगे लाइक वेक्टर, यानी मैथमेटिकली हम लोग कहेंगे, यहां पर हम क्या कहेंगे, हियर A and B are like, but A and C are not like। ये आ जाएगा कौन सा, अनलाइक वेक्टर, उल्टा है ना, एंटी पैरेलल है, रिवर्स डायरेक्शन है। तो हम लोग यहां पर देखें कि अगर हम लोग A इज इक्वल टू, मैथमेटिकली हम लोग यहां लिखेंगे कि अगर मैथमेटिकली हम लोग लिखना चाहते हैं लाइक वेक्टर के लिए, टू वेक्टर्स A and B are said to be like, है ना, when vector A is equal to n times vector B, where n is any पॉजिटिव नंबर। ये कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है ना, नेगेटिव नहीं है, ध्यान रखना। अगर हम कोई भी नंबर हो, ये ऐसा नहीं है कि इंटीजर होना चाहिए, वो फ्रैक्शन भी हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए, तब उसको हम लोग कहेंगे, है ना, लाइक वेक्टर, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है कि दो वेक्टर को लाइक कहने के लिए क्या होगा, अगर किसी भी एक वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, तो दूसरा वेक्टर हम लोगों को मिल जाना चाहिए, ठीक है। और उसी तरह से, है ना, हम लोग कह सकते हैं कि टू वेक्टर्स आर said to be unlike if they have opposite direction। है ना, मैथमेटिकली हम कैसे कहेंगे समझ लीजिए आप यहां पर, मैथमेटिकली if A is equal to -nb, where n is positive real number, then A and B are said to be unlike। यहाँ n अगर पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव साइन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से लाइक और अनलाइक वेक्टर, ऐसा नहीं समझेंगे कि इफ A इज नॉट लाइक B देन A विल बी अनलाइक B, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि दो वेक्टर अगर लाइक नहीं है तो अनलाइक होगा, ऐसा नहीं है कि ये माने पूरा वेक्टर है उसको हम दो ही पार्ट में डिवाइड करते हैं, या तो लाइक या अनलाइक, ऐसा नहीं हो सकता है। लाइक का मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, और अनलाइक के मतलब होगा दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। उसके बाद में बहुत सारा एंगल है ना। तो अगर कोई दूसरा एंगल बनाता है तब वो लाइक या अनलाइक कैटेगरी में नहीं आएगा, है ना। तो ये प्रॉब्लम बनाने में कहीं कहीं पर टर्म मिलेगा आपको, है ना, टू लाइक फोर्सेस, टू अनलाइक फोर्सेस, है ना, इस तरह से का टर्म आता है।
तो लाइक एंड अनलाइक वेक्टर समझ लेना है इस तरह से कि लाइक अनलाइक क्या है। उसके बाद फिर हम लोग यूज करते हैं इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर बहुत सिंपल है बेटा। इक्वल वेक्टर का मतलब है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। तो इक्वल वेक्टर्स में हम लोग देख लें लाइक अनलाइक, इसको हटाइए। अब हम लोग देखें इक्वल वेक्टर्स। टू वेक्टर्स having same magnitude as well as same direction, दोनों सेम होना चाहिए। बहुत सिंपल है, सब लोग जानते हैं। आर नोन एज इक्वल वेक्टर्स। अब देखिए, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेम डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन सेम था तो लाइक था। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि लाइक वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर नोन एज इक्वल वेक्टर्स। नोन एज इक्वल वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स का मतलब डायरेक्शन हो गया, ठीक है ना, और मैग्नीट्यूड को हम लोग इक्वल कर दिए, तो इसलिए क्या हो गया, वो इक्वल हो गया। तो लाइक वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर नोन एज इक्वल वेक्टर। और इसको पहचानना बहुत आसान है, पहचानने को पहचान सकते हैं ऐसे। जैसे मान लो हम लोग कहीं भी लिखते हैं वेक्टर ए बी प्लस बी सी एंड ए सी। आप ट्रायंगल में जानते हैं ए से बी और बी से भी सी, मतलब ए से सी, ये दोनों क्या है, इक्वल वेक्टर है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इक्वल वेक्टर को हम लोग दिखा सकते हैं। बहुत सारा एग्जाम्पल अपने से आप दे सकते हैं, है ना। जैसे हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं 4i प्लस 3i एंड 10i माइनस 3i लिखें। बात लिखी है, ये भी 7i है, ये भी 7i है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको दिखा सकते हैं। और भी लिख सकते हैं, जैसे a इज इक्वल टू, हम लिखें 3i प्लस 4j, या हम b इज इक्वल टू उसको उल्टा करके लिखें, है ना, 4j प्लस 3i। इस ऑर्डर में लिखें या इस ऑर्डर में लिखें, बात क्या है, पहले हम 3 मीटर एक्स गए, 4 मीटर वाई गए, या हम पहले 4 मीटर वाई गए फिर एक्स गए। जैसे इसको अगर हम डायग्राम में दिखाएं, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर मिल गया। उसी तरह से अगर हम ये लेते हैं तो पहले ऐसे गए फिर ऐसे गए, अगेन देखिए दोनों पैरेलल दिख रहा है ना, मैग्नीट्यूड भी दोनों का सेम है। तो इक्वल वेक्टर पहचानना मैंने बहुत टफ टास्क नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है कि इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा। ये बताने का मकसद मेरा ये था कि कहीं कहीं पर आपको लैंग्वेज में क्वेश्चन मिलेगा, जैसे लिखेगा ऑल इक्वल वेक्टर्स आर ऑल्सो लाइक वेक्टर्स, तो आप कह देंगे सही है, जितना भी इक्वल वेक्टर है वो सब लाइक वेक्टर है। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि ऑल लाइक वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स। ये बात समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ही से पूछ सकता है, और इसमें ऐसा नहीं है कि आप इक्वल वेक्टर पहचानिएगा नहीं, है ना। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछेगा लाइक अनलाइक और इक्वल में, तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर वेक्टर इक्वल है तो जरूर लाइक है, लेकिन लाइक है तो हमेशा इक्वल होना जरूरी नहीं है। लाइक में डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना। तो ये चीज यहाँ पर क्वेश्चन के लिए, मान लो थ्योरी में कहीं भी ऐसा क्वेश्चन दे दिया, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन टर्म आपके दिमाग में होना चाहिए, लाइक अनलाइक इक्वल। उसी तरह से निगेटिव वेक्टर या निगेटिव ऑफ ए वेक्टर, बेटा निगेटिव का मतलब है डायरेक्शन रिवर्स। निगेटिव ऑफ अ वेक्टर, निगेटिव ऑफ अ वेक्टर, तो निगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या है,
कि अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन रिवर्स है ना, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन आर नोन एज नेगेटिव ऑफ ईच अदर, नेगेटिव ऑफ वन अनदर, है ना। इट इज प्रिंटेड by putting a negative sign बिफोर द वेक्टर। बहुत सिंपल है सर बेटा, हम लेकिन केवल मेंशन करते जा रहे हैं क्योंकि प्रॉब्लम बनाने में आपको दिक्कत नहीं है ना। सच एज ए बी एंड माइनस ए बी, एक दूसरे का निगेटिव, तो माइनस ए बी तो हम लोग क्या लिखेंगे, बी ए से बी एंड बी से सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, है ना। हम लोग यहां भी कर सकते हैं बेटा कि डायरेक्शन अपोजिट था तो उसको कह रहे थे हम लोग अनलाइक वेक्टर, तो यहां पर भी ये लाइन आ सकता है और करके लिख सकते हैं, टू अनलाइक वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड, वही चीज हम यहां दोबारा भी लिख दिए, मैग्नीट्यूड are said to be negative of one another. तो इक्वल वेक्टर एंड नेगेटिव वेक्टर, इक्वल वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, और नेगेटिव वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन। तो ये हम लोगों को मिला। उसके बाद है बेटा और भी, जैसे कहीं कहीं पर देखोगे को इनिशियल वेक्टर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जाता है को इनिशियल, को सेम, इनिशियल, इनिशियल पॉइंट, अगर वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं और सबका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन एक ही दिखाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं को इनिशियल वेक्टर्स, है ना। तो इसको भी हम एक टर्म यहां मेंशन कर दे रहे हैं, को इनिशियल, different vectors having same initial point, इनिशियल पॉइंट, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आता है, आर टर्म्ड एज को इनिशियल वेक्टर। ये जब ग्राफ में हम दिखाएंगे तभी वहां पर आएगा, तो ये टर्म जानिएगा केवल, और इसको विशेष यूज नहीं है, ठीक है ना। को इनिशियल, तो ये टर्म हुआ वेक्टर में जो कि प्रॉब्लम बनाने में आपको हेल्प करेगा। उसके बाद पूरे वेक्टर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सियल वेक्टर एंड पोलर वेक्टर। ये समझना है बेटा, एक्सियल वेक्टर एंड पोलर वेक्टर। कोई इनिशियल सिंपल क्लास मतलब केवल नाम जानना है और इसके बारे में जानना है, रिप्रेजेंटेशन में आता है, लेकिन एक्सियल एंड पोलर को समझना, एक्सियल एंड पोलर वेक्टर, एक्सियल एंड पोलर वेक्टर्स। एक्सियल पोलर को समझो बेटा इस तरह से कि जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं और जब वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए अगर एक फिक्स पॉइंट, फिक्स पोल और एक स्ट्रेट एरो यूज करते हैं, ऐसा कोई वेक्टर, लीनियर वेक्टर जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये फिक्स्ड पोल है
ये फिक्स पोल है। और स्ट्रेट एरो, जैसे हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट दिखाए, है ना, हम लोग और भी लीनियर वेलोसिटी दिखाए, फोर्स दिखाए, है ना, तो ये सब को हम लोग एक फिक्स पॉइंट दिखाते हैं, वहां से एक स्ट्रेट एरो डालते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं पोलर वेक्टर। लेकिन बहुत सारा वेक्टर है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को एक एक्सिस चाहिए, और उसके बाद हम कर्व एरो डालते हैं। जितना भी रोटेशनल वेक्टर है बेटा, जैसे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क, है ना, ये सब हमेशा जहां भी रोटेशन टर्म आएगा, रोटेशनल जितना ही वेक्टर, रोटेशन से रिलेटेड जितना भी वेक्टर है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। तो एक्सियल वेक्टर क्या हुआ कि वैसा वेक्टर जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए एक स्ट्रेट एरो और एक कर्व एरो, है ना, सॉरी स्ट्रेट मतलब एक्सिस, नॉट स्ट्रेट एरो, है ना, एक एक्सिस और एक कर्व एरो चाहिए, तो उसको कहेंगे एक्सियल, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, है ना, इसको हम दिखाते हैं ऐसे। और अगर कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फिक्स्ड पोल और एक स्ट्रेट एरो चाहिए, तो उसको हम लोग कहेंगे पोलर वेक्टर। तो एक्सियल वेक्टर क्या हुआ, है ना, एक्सियल वेक्टर है दोज वेक्टर्स which require an axis and a curved arrow for their representation are known as axial vector। इस वेक्टर का खासियत क्या होता है बेटा कि इस वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा एलोंग द एक्सिस होगा। इसको समझना है। सच वेक्टर्स आर ऑलवेज डायरेक्टेड along the axis determined by, कैसे निकालते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल। है ना, इसको लिख लीजिएगा पहले। दोज वेक्टर्स विच रिक्वायर एन एक्सिस एंड अ कर्व एरो फॉर देयर रिप्रेजेंटेशन आर नोन एज एक्सियल वेक्टर। सच वेक्टर्स आर ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस। हमेशा इसका, जिस एक्सिस पे हम दिखा रहे हैं इसको, इसका डायरेक्शन हमेशा एक्सिस के अलोंग, ऊपर या नीचे, अंदर या बाहर, हमेशा अलोंग द एक्सिस। यहां से नाम से ही लग रहा है ये रोटेशनल वेक्टर होगा जितना भी है ना। एग्जाम्पल, जैसे फर्स्ट हम ले रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी, सब एंगुलर वाला, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, है ना, टॉर्क मींस मोमेंट ऑफ फोर्स, ये सब रोटेशन से रिलेटेड है और सब एक्सियल वेक्टर है। तो कैसे इसको दिखाएंगे, इसको हम समझाते हैं। जैसे एंगुलर वेलोसिटी हम दिखा रहे हैं, तो कैसे दिखाएंगे, डेफिनेशन सारे लोग लिख लेंगे और अपनी प्रेजेंटेशन हम बता रहे हैं इसका। जैसे मान लो हम ये दिखा रहे हैं ऐसे, ये एक एक्सिस है, ठीक है, और रोटेशन ऐसे दिखा रहे हैं, कर्व ले लो बेटा, एंटी क्लॉक, तो एंटी क्लॉक ये ऊपर की तरफ, उसी तरह से अगर क्लॉक वाइज तो ये नीचे की तरफ यानी अंदर की तरफ, है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी अगर ये एंटी क्लॉक है मतलब बाहर की तरफ, क्लॉक वाइज है मतलब अंदर की तरफ, तो ये सब जो है आपको मिलेगा एक्सियल वेक्टर। अब इसमें कभी कभी डायरेक्शन पूछता है बेटा, उसको समझेंगे आप। जैसे हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं, अ कार is moving towards north, what is
डायरेक्शन ऑफ, what is direction of angular velocity of its wheels। ये क्वेश्चन समझो बेटा, कार जो है नॉर्थ की तरफ जा रहा, तो कहता है कि जो व्हील रोटेट करेगा उसके एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा। तो अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। कार जो है नॉर्थ की तरफ जा रहा है बेटा, ऐसे कार का जो मोशन है इधर है, साउथ टू नॉर्थ। तो आप सोचो यहां पर कि कार इधर जा रहा होगा तो व्हील कैसे रोटेट कर रहा होगा, ऐसे ऐसे अगर रोटेट करेगा तो नीचे से ऐसे ऐसे। अब सोचो कि इसको अगर ऐसे हम घुमा रहे हैं तो राइट हैंड स्क्रू जो नॉर्मल स्क्रू होता है वो स्क्रू किधर जाएगा, आप बता देख सकते हो। ये नॉर्थ, कार को हमको नॉर्थ ले जाना है, मतलब इसको ऐसे घुमाना है, तो व्हील ऐसे घूमेगा तो कार इधर से इधर जाएगा। तो ऐसे अगर घुमाएंगे तो स्क्रू अगर ऐसे घूमेगा तो स्क्रू इधर की तरफ जाएगा, है ना। इसका मतलब है कि अगर हम इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढें, हम लोग आंसर चाहें, तो कार अगर नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हील, ये एक्सिस है बेटा, ऐसे रोटेट कर रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हील है ना इधर जा रहा है, ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी है ना ये ईस्ट से वेस्ट, इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हील का जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स वेस्ट है। तो हमेशा ध्यान रखना है इसमें, ठीक है ना। हमेशा इस तरह से और भी हम लोग कह सकते हैं, जैसे अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछें और व्हील इज रोटेटिंग अबाउट जेड एक्सिस, जेड एक्सिस अगर हम ले रहे हैं बेटा ऐसे, जेड एक्सिस, ठीक है, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन as viewed from positive z direction। If the speed is decreasing with time, what is direction of angular acceleration, angular acceleration। ऐसे काइनेमेटिक्स में इस तरह का चीज यूज होगा, लेकिन यहां पर हम थोड़ा सा समझाना चाह रहे हैं आपको, है आसान ये, लेकिन फिर भी हम एग्जांपल दे रहे हैं। जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है व्हील का बेटा, जेड एक्सिस हम लोग पढ़े थे, ऐसे देखिए ऐसे, ये एक्स, जेड एक्सिस ऐसे है, ऐसे इसके परपेंडिकुलर। तो अब व्हील इज रोटेटिंग अबाउट जेड एक्सिस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहां देखो बेटा, अगर हम व्हील दिखाते हैं तो ये रोटेट कर रहा है ऐसे, ऐसे। हम लोग कहां से देख रहे हैं, तो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन पॉजिटिव ऊपर से देख रहे हैं, तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है, कह रहा है इसका स्पीड घट रहा है। ऑब्वियसली जो एक्सेलरेशन होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसका उल्टा होगा। ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो अगर इस तरफ से उल्टा कोई टॉर्क लगे तो क्या होगा, इसका स्पीड घटेगा। इसका मतलब कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, अगर ये क्लॉकवाइज है तो जरूर एंटी क्लॉक है। तो ये क्लॉकवाइज का मतलब ये अंदर की तरफ, एंगुलर वेलोसिटी लेंगे तो अंदर की तरफ, है ना, ये ओमेगा हम दिखा रहे हैं। तो अगर हम यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन लेंगे तो जरूर वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ओमेगा का डायरेक्शन यहां कैसे है, अंदर की तरफ, क्लॉकवाइज मतलब इनवर्ड। तो अगर आपसे यहां पूछे ओमेगा, है ना,
तो ये डायरेक्टेड है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। तो अगर एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा हम लिखे बेटा, अल्फा, तो डायरेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कहें तो ये व्हील रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, और अगर स्पीड घट रहा है तो एक्सेलरेशन जरूर एंटी क्लॉक। तो ऐसे इसको हम लोग समझते हैं। हमेशा ये बताया अभी आपको कि एक्सियल वेक्टर जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, एक्सियल वेक्टर हमेशा उसी के अलोंग होगा, या तो इनवर्ड या आउटवर्ड। मतलब एक्सिस का जो डायरेक्शन होता है तो दोनों में से कोई एक डायरेक्शन होगा। तो ये एक्सियल वेक्टर। और ये व्हील वाला क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा कि कार अगर मूव कर रहा है, जैसे अगर हम आपसे पूछें कि कार जो है वेस्ट जा रहा है बेटा, ऐसे ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, कार इज मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट, इधर की तरफ। अगर हम आपसे पूछें कि एंगुलर वेलोसिटी किधर की तरफ डायरेक्टेड है, तो आप सब लोग बता देंगे। कोई भी कार अगर वेस्ट जा रहा है बेटा, तो उसका व्हील कैसे रोटेट कर रहा होगा आपको सोचना होगा। कार अगर इधर जाएगा तो व्हील को ऐसे चलना होगा ना, तभी ना इधर जाएगा, ये ऐसे। व्हील कैसे घूमे कि इधर से इधर गाड़ी जाए, ये आप सोच सकते हैं कि नहीं कि कार का व्हील कैसे घूमेगा, ऐसे तो घूमेगा ना, तभी इधर से इधर आएगा। ऐसे घूमेगा, ऐसे 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 घूमेगा, ऐसे भी तब इधर आएगा। अगर ऐसे घूमेगा व्हील तो इधर जाएगा, है ना। अगर ऐसे घूमेगा व्हील तो इधर जाएगा, ऐसे घूमेगा व्हील तो इधर आएगा। तो व्हील का रोटेशन आपको देखना है। तो वेस्ट अगर जा रहा है तो व्हील ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे। तो अगर हम स्क्रू को ऐसे घुमाएंगे बेटा तो स्क्रू किधर जाएगा, ऊपर की नीचे। देखो तो ये देख लो, नॉर्मल स्क्रू को हम ऐसे घुमा रहे हैं यहां पर, ये साउथ है ना। तो व्हील अगर गाड़ी अगर जा रही है ईस्ट से वेस्ट, तो व्हील ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे। यहाँ फिगर में हम देख रहे हैं तो कहेंगे कि एंटी क्लॉक ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो ऐसे सीधे देखेंगे आप, ऐसे घुमाएंगे, स्क्रू रूल यूज करना है। ऐसे घुमाएंगे तो स्क्रू खुलेगा, मतलब साउथ की तरफ जाएगा, है ना। और अगर गाड़ी जा रहा है ईस्ट की तरफ, तब गाड़ी अगर ईस्ट की तरफ जा रहा है तब क्या होगा बेटा बताओ। हाँ, तो ऐसे घूमेगा। व्हील अगर ऐसे घूमेगा मतलब ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो स्क्रू अगर ऐसे घुमाएंगे तो कैसा आएगा, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। तो नॉर्थ की तरफ होगा। अब मान लो कोई गाड़ी बेटा ऐसे जा रहा है, ऐसे। हमेशा ध्यान रखना है कि जिस डायरेक्शन में कार का गाड़ी का मोशन होगा, एक्सिस हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगा। गाड़ी ऐसे जा रहा था, ऐसे ऐसे, तो एक्सिस व्हील चक्का जो घूमेगा ऐसे घूमेगा, तो उसका जो एक्सिल, गाड़ी का जो एक्सिल होता है जिसमें चक्का लगा रहता है ऐसे, है ना, ऐसे, तो इधर जा रहा है। तो ये एक्सिस है इसका, घूमने वाला एक्सिस। तो ये हमेशा अगर जा रहा है इधर ईस्ट, है ना, मतलब अगर ईस्ट वेस्ट लाइन पर है तो ये नॉर्थ साउथ लाइन पर इसका एक्सिस होगा। अगर ऐसे घूमेगा तो इधर की तरफ, अगर ऐसे घूमेगा तो नीचे की तरफ। तो अब सोचो कि मान लो हम कह रहे हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट जा रहा है गाड़ी, इधर की तरफ, तो इसका एक्सिस ऐसे होगा बेटा, ऐसे। गाड़ी अगर ऐसे जा रहा है तो उसमें जो व्हील होगा, ऐसे कार की हम बात कर रहे हैं, है ना। कार हो या मोटरसाइकिल हो, मोटरसाइकिल में एक व्हील होता है तो ऐसे घूमेगा। तो उसका जो है एक्सिस जो बनेगा ऐसे बनेगा, ऐसे। तो मान लो इधर जा रहा है नॉर्थ ईस्ट, टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, तो ऐसे घुमाएंगे, ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो इधर बढ़ेगा, इधर की तरफ, है ना। तो ऐसे घुमाने का मतलब ये कैसा रहा है, मतलब इधर जाएगा। तो ये डायरेक्शन तुम चेक कर लोगे, ये कौन सा डायरेक्शन है अगर ऐसे बनाओगे तो, ऐसे और ऐसे, ये कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट है। इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बेटा, एकदम इसको ध्यान रखिएगा। एक्सियल वेक्टर में हमेशा हम लोग ये क्वेश्चन हमेशा इसमें बात करते हैं, और दिया भी जाता है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हील का डायरेक्शन। तो हमेशा देखना है कि व्हील किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो गाड़ी का जो मोशन होगा, है ना, उसके परपेंडिकुलर व्हील का जो एक्सिस, एक्सिस जब भी
हम लोग कंसीडर करेंगे मोटरसाइकिल से हम लोग जा रहे हैं, और मोटरसाइकिल से सपोज कर लो हम लोग ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो ऐसे जा रहे हैं तो व्हील ऐसे रोटेट कर रहा है, तो व्हील का एक्सिस ऐसे होगा, उसके अबाउट ही घूम रहा है ऐसे, है ना। तो जा रहे हैं हम लोग नॉर्थ, है ना, तो नॉर्थ जाने के लिए ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे तो कसाएगा, ये कसाएगा, इसका मतलब इधर की तरफ, वेस्ट की तरफ। अगर हम जा रहे हैं साउथ, तो साउथ का मतलब ऐसे घूमेगा, ऐसे, है ना, ऐसे घुमाएंगे तो खुलेगा, खुलेगा स्क्रू, मतलब पीछे की तरफ। तो इस तरह से बेटा हम लोग इसका डायरेक्शन निकालते हैं। ये डायरेक्शन आप कंफर्म हो लीजिए एक्सियल वेक्टर में, हमेशा अलोंग दी एक्सिस। और ऐसे भी ध्यान रखना, अगर एक्सिस आपको मिल गया तो क्लॉकवाइज है तो अंदर की तरफ, और एंटी क्लॉक है तो बाहर की तरफ, ये भी चीज सीधा याद रख सकते हैं। तो इस तरह से एक्सियल वेक्टर। और पोलर वेक्टर में हम क्या बोले कि पोलर वेक्टर क्या होता है, जिसको रिप्रेजेंट करने, जितना भी लीनियर वेक्टर बेटा सब पोलर वेक्टर है। पोलर वेक्टर क्या हुआ, पोलर वेक्टर हुआ दोज वेक्टर्स which require a fixed pole and a straight arrow for their graphical representation। है ना। एग्जाम्पल, जितना भी लीनियर वेलोसिटी, लीनियर लेते हैं वेक्टर बेटा, ऑल लीनियर वेक्टर्स, ऑल लीनियर वेक्टर्स, जैसे दैट इज, हम लिख सकते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी मतलब सिंपल वेलोसिटी जो कहते हैं, लीनियर वेलोसिटी, है ना, फोर्स, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, तो ये सब जो है आपका लीनियर वेक्टर है, मतलब पोलर वेक्टर है। एक फिक्स पॉइंट ले करके और जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में हम लोग स्ट्रेट एरो से उसको दिखा देते हैं। तो ये सब आगे आपको बहुत हेल्प करेगा जब हम लोग आगे डायनामिक्स पढ़ेंगे, है ना। तो रोटेशनल डायनामिक्स अगर पढ़ने लगेंगे तो वहां रोटेशनल वेक्टर सब आएगा, तो वहां पर उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे इस चीज को हम लोग सीखेंगे। तो ये हुआ बेटा कुछ वेक्टर से रिलेटेड टर्म प्रॉब्लम बनाने के, है ना, कि एक्सेल वेक्टर क्या होता है, पोलर क्या होता है, को इनिशियल क्या होता है, लाइक क्या होता है, अनलाइक क्या होता है ना। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इससे। वेक्टर, अब यहाँ पर सारा समझ में आ गया कि वेक्टर से रिलेटेड टर्म सब हम लोग कैसा कैसा आएगा, लाइक अनलाइक अगर आ गया तो हम कंफ्यूज नहीं करेंगे, एक्सियल पोलर आ गया तो हम कंफ्यूज नहीं करेंगे, है ना। तो ये सब था हम लोग का वेक्टर से रिलेटेड, है ना, कुछ कुछ बात था। अब हम लोग वेक्टर का इंट्रोडक्शन हम लोग समझ गए, अब हम लोग वेक्टर ऑपरेशन देखेंगे बेटा, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर ऑपरेशन। तो वेक्टर ऑपरेशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे एडिशन, सम ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ऑपरेशन। यानी सब हम लोग देखें, फर्स्ट जो है एडिशन। तो एडिशन में बेटा देख रहे हैं हम लोग एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। पहले हम लोग एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स देखते हैं। तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स हम लोग पहले बोले थे कि सम ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज अ वेक्टर, है ना, ये ध्यान रखना है। सम ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज अ वेक्टर, ये समझना है हम लोगों को। यानी अगर हम ऐसा कहते हैं कि इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू, हम सी लिखते हैं, तो यहां पर सी क्या है, एक वेक्टर है, क्योंकि ए और बी वेक्टर है।
तो सी हमेशा एक वेक्टर होगा। तो दो वेक्टर को हम ऐड करेंगे तो हमेशा एक वेक्टर मिलेगा। अब यहां पर दो हम लोग प्रोसेस लेते हैं बेटा, है ना, मेथड। फर्स्ट है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि वी फॉलो ट्रायंगल लॉ। वी फॉलो ट्रायंगल लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो इसको समझेंगे आप कि कैसे हम लोग, प्रोसेस तो सब लोग जानते हैं। प्रोसेस क्या है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस कहां से आता है पहले हम समझाएंगे, लेकिन इसमें ये सब लोग समझता है कि अगर ये वेक्टर एक है, दूसरा वेक्टर ये है, तो इसका सम ये होगा, ये सब लोग समझता है। क्या करते हैं भाई, तो हम लोग क्या करते हैं, एक वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर के टेल को रखते हैं, और इस तरह से रखते हैं कि क्या हो, इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई अंतर नहीं आए। और उसके बाद हम क्या करते हैं, फ्री टेल वो फ्री हेड से एक एरो से मिला देते हैं, तो हम लोगों को रिजल्टेंट वेक्टर यानी दोनों का सम मिल जाता है। लेकिन ये आता कैसे है, तो ट्रायंगल लॉ क्या है, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि यहां पर एक कंफ्यूजन होता है, लोग इतना ही समझ करके लिख देता है कि ये ट्रायंगल लॉ हो गया। एक्चुअली ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है, ये थ्री वेक्टर से रिलेटेड है। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये क्या कहता है, इसको अच्छे से समझिएगा। कहता है क्या कि अगर आपके पास थ्री वेक्टर्स है और वो तीनों वेक्टर को किसी ट्रायंगल के थ्री साइड से साइक्लिक ऑर्डर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली, तो वो तीनों वेक्टर का सम जीरो होगा, है ना। ये ट्रायंगल लॉ है। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, ये कहता है इफ थ्री वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई थ्री साइड्स of a triangle taken in cyclic order, taken in cyclic order in both magnitude as well as direction, then sum of three vectors will be zero। ये कहता है बेटा, ये सारे लोग समझेंगे इसको, हम लैंग्वेज लिख दिए हैं कि अगर आपके पास तीन वेक्टर है और उसको ट्रायंगल के थ्री साइड से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में साइक्लिक ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तब क्या होगा, तीनों का जो सम होगा वो जीरो होगा। ये कहता है ट्रायंगल ऑफ एडिशन। और इसी से डेराइव्ड है जो प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं, है ना, कि ट्रायंगल लॉ से हम लोग कैसे दो वेक्टर का सम निकालते हैं। तो अब आप यहां पर देखिए, हम यहां पर एक एग्जांपल डालेंगे। सपोज कीजिए कि आपके पास थ्री वेक्टर्स है, लेट अस कंसीडर थ्री वेक्टर्स से A
B and C represented by three sides of triangle ABC taken in cyclic order as given। जैसे बेटा यहां हम दिखा दिए बेटा कोई भी ट्रायंगल सपोज कीजिए कि इससे ए इधर है, बी ऐसे है, सी ऐसे है, कैसे ये साइक्लिक ऑर्डर ऐसे, या फिर इधर से ऐसे, है ना। यहां पर हम लोग क्या लिखे हैं, बी सी, ए जो है ये बी सी है ना। उसी तरह से सी ए ये है आपका बी, और ए बी सी है, ये है ऐसे। देन अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ये 0 होगा। अगर आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं थ्री वेक्टर्स को तो तीनों का सम क्या होगा, 0 होगा। ये लॉ कहता है ट्रायंगल लॉ। इसका मतलब कि अगर ए के बगैर यहां पर ए के, है ना, अगर हम लोग इसके जगह पर लिखें तो लिखेंगे बी सी, बी को लिखेंगे प्लस सी ए प्लस ए बी, ये आप लिखेंगे बेटा 0। और यहां से देखिए रिजल्ट जो आप सोचना चाहते हैं वो चीज मिल जाएगा आपको। जैसे आप लिखना चाहते हैं बी सी प्लस सी ए तो इज इक्वल टू माइनस ए बी, देखिए यहां पर, यानी बी सी प्लस सी ए माइनस ए बी का मतलब बी ए, ये हो गया। तो अब देखिए बी सी कौन सा था, ये, सी ए कौन सा था, ये, और बी ए कौन है, बी ए ये वाला, ये, यानी ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इज इक्वल टू ये वेक्टर। यहां से हम लोग कैसे लिखेंगे, बी सी, सी ए, ये बी से सी, ये ऐसे, सी से ए, सी से ए, तो ये दोनों का सम क्या हुआ, ये हुआ बी से ए, है ना। ये है हमारा ए था, ये हमारा बी है ना। सी था इधर बेटा, इधर की तरफ था सी, तो ये हो गया माइनस सी, है ना, ये हो गया माइनस सी। तो इसी को हम लोग फॉलो करते हैं। अब हम लोग एक्चुअली ये डेराइव्ड है किससे, इसमें 3 वेक्टर आता है ना, लेकिन हम लोग ये प्लस ये इज इक्वल टू ये करते हैं प्रैक्टिकली जब हम लोग ग्राफिकल मेथड करते हैं। तो ग्राफिकल मेथड में, है ना, ट्रायंगल लॉ, और ट्रायंगल लॉ को हम लोग यूज कैसे करते हैं तो सब लोग इसको समझते हैं। है आसान, ये तो आप लोग जानते हैं, आप तो रफ में सब लोग जानते ही हैं कि कहीं भी ऐसे वेक्टर मिल जाए तो सीधे हम लोग ये रिजल्टेंट लिख देते हैं, यही है। लेकिन एक्चुअली ये 3 से रिलेटेड है और रूल बहुत सिंपल है। रूल तो आप देख रहे हैं, इसलिए ग्राफिकल मेथड में 2 वेक्टर का सम तीसरा वेक्टर कैसे होगा, है ना, वो तो ट्रायंगल लॉ आप लिखना जानते हैं। अब यहां देखिए, जैसे हम लोग जब ग्राफिकल हम यूज करेंगे, है ना, तो हम लोग कैसे लेंगे, मान लीजिए ये एक वेक्टर है ए और ये एक वेक्टर है बी। तो इसका रूल क्या है, रूल है कि किसी एक वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर के टेल को ट्रांसफर कर दीजिए, और इस तरह से ट्रांसफर करना है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई अंतर नहीं है। तो इसको उठा करके इस पर रख सकते हैं, या इसको उठा करके हम लोग इस पर रख सकते हैं, जैसे मन करे। तो इसको हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, इसको उठा करके हम लोग यहां पर रख रहे हैं, इसके टेल को हम यहां ले जा रहे हैं।
तो क्या करना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वही रहना चाहिए। तो जितना बड़ा ये एरो है उतना ही बड़ा ये भी एरो रहेगा, और ये पैरेलल रहेगा। अब देखिए ये ए हो गया, मतलब अब हम लोगों को ए प्लस बी करना है, तो ए प्लस बी फ्री टेल को फ्री हेड से मिला देना है। ये है ए प्लस बी। दूसरा क्या था, दूसरा था कि नहीं इसी को हम अपने जगह पर छोड़ देते और इसको उठाते तो देखिए यहां से डायरेक्शन वही होना चाहिए, मतलब उसके पैरेलल, और लेंथ भी वही होना चाहिए। तो ये ए है, ये बी हो गया। अब इसको मिला दीजिए, है ना। तो आप देखें ये दोनों पैरेलल है और लेंथ भी बराबर है। ये कितना है, ए प्लस बी। यानी हम लोग वेक्टर एडिशन में ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, कॉम्यूटेटिव लॉ लिख सकते हैं। ए में बी जोड़िए या बी में ए जोड़िए, रिजल्ट एक ही आएगा। और अगर ये फॉलो होता है तभी वेक्टर है, अगर ये फॉलो नहीं होता है तो वेक्टर नहीं है। उसी तरह से एसोसिएटिव लॉ, ए प्लस बी प्लस सी, एक साथ हम लोग ए और बी को पहले जोड़ के सी में जोड़े, या फिर किसी दो को जोड़ करके तीसरे में जोड़े, एक ही बात आएगा। तो ये है बेटा हम लोगों का ग्राफिकल मेथड फॉर मतलब एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और ट्रायंगल में एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे, इसका प्रूफ नहीं देंगे, सीधे हम लोग ए के सामने के साइड को ए लिखते हैं, इसको बी लिखते हैं, इसको सी लिखते हैं, है ना। तो यहां पर एक थ्योरम है बेटा, लामीज थ्योरम। लामी लामीज थ्योरम ट्रायंगल के लिए है। किसी भी ट्रायंगल में ए बाई ट्रिकोमेट्री में पढ़ना है, साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी। ध्यान रखेंगे, ए ए कौन सा एंगल है, ए के सामने वाला, है ना। उस तरह से बी कौन सा एंगल है, बी के सामने वाला, और सी कौन सा एंगल है, सी के सामने वाला। तो किसी भी ट्रायंगल में ये चीज फॉलो होता है बेटा, सब लोग समझेंगे इसको। अगर ए बी सी तीन वेक्टर है और इसका सम जीरो है तो ट्रायंगल बनाएगा, और अगर ट्रायंगल बनाएगा तो इस रूल को फॉलो करेगा, है ना। तो ये बहुत काम का चीज है प्रॉब्लम बनाने के लिए, कि ए प्लस बी प्लस सी कहीं भी तीन वेक्टर का सम अगर जीरो है ना, तो ये रूल हमेशा फॉलो होगा, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, देखिएगा। जैसे सपोज कीजिए एक पॉइंट है और इस पर तीन फोर्स लग रहा है, एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है। मान लीजिए ये हम दिखा रहे हैं 37 डिग्री। हम मान लेते हैं कि ये फोर्स F1 है, ये F2 है, F3, ठीक है ना। ये ऐसे दिखा रहा है, कहता है F1 प्लस F2 प्लस F3 जीरो। इसका मतलब तीनों से हम एक ट्रायंगल बना सकते, ये तीनों से एक ट्रायंगल बना सकते, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए ये दोनों के बीच का एंगल यहाँ 90 डिग्री दिख रहा है। तो एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसमें, है ना, ये एंगल जो है 90 डिग्री दिखे, ठीक है। तो अगर हम इन तीनों से एक ट्रायंगल बना सकते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, समझें आप, कि ऐसा देखिएगा F1 बाई, तो F1, अब देखिए F1 यहां है बेटा, F1 यहां है, तो इसके सामने का एंगल ये बनेगा। हम ट्रायंगल बना के दिखाते हैं इसको पहले, कैसे इसको रिप्रेजेंट करें। F1 एक ट्रायंगल में हम लोगों को ऐसे दिखाना है, ठीक है। F2 इधर है, ये हो गया F1, ये हो गया F2, और ये एंगल F3 37 डिग्री। ये F3, देखिए ये ट्रायंगल बना दिया, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 37 डिग्री।
ये 90 डिग्री, ये 37 डिग्री। तो अब आप यहां पर इक्वेशन लिख सकते हैं, F1 भाई इसके सामने का एंगल ये sin 37 इज इक्वल टू F2 जिसके सामने का एंगल 53 डिग्री इज इक्वल साइन 53 साइन 53 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, F3 बाई साइन 90। ऐसे आप लिख सकते, यहां से भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। ऐसे देखिए F3 का अगर ये एंगल अपोजिट एंगल है तो हम लिखते हैं ऐसे, F3 बाई साइन 90, गौर कीजिएगा, इज इक्वल टू, अगर हम F1 लिखें तो ये एंगल F1 बाई ये एंगल 180 माइनस साइन 180 माइनस 37 इज इक्वल टू, अगर हम F2 लिख रहे हैं तो F2 के लिए ये एंगल साइन 90 प्लस 37, ऐसे लिखिएगा। अब देखो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, F3 बाई साइन 90 तो ही रह जाएगा, F3 बाई साइन 90 ठीक है, इज इक्वल टू F1 बाई साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 37। और यहां देखें F2 साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, है ना, तो साइन 90 यानी कॉस 37, कॉस 37 लिखें या साइन 53 लिखें, बात एक ही है, दोनों का वैल्यू सेम आता है। तो देखो बेटा ये, तो ये हम लोग कहीं भी अगर तीन फोर्स का रिजल्टेंट जीरो है तो ऐसे डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं, लेकिन इसका और भी मेथड है, रिजोल्यूशन मेथड, है ना। इसको दो पार्ट में तोड़ देते हैं, इधर वाला इसके इक्वल और इधर वाला इसके इक्वल। तो ये थोड़ा सा आइडिया हुआ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना, ग्राफिकली, कि ग्राफिकली हम लोग कैसे हम लोग सोचते हैं इसको, ठीक है। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ट्रायंगल लॉ से ज्यादा बेटर है ना, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। तो आप बहुत सारा मेथड दिमाग में नहीं रखेंगे, आप क्या करेंगे, हम इसलिए बता दिए कि कहीं कहीं बच्चा लोग कंफ्यूज कर जाता है, कहीं कहीं देखने लगता है कि सर ये ऐसे कैसे करके लिख दिया है ना। तो आपको हम लिखना सिखा दिए आपको, लेकिन आपको इधर की तरफ जाना नहीं है, इससे आसान मेथड भी है और जिस मेथड को हम लोग को फॉलो करना है, ठीक है ना। तो ट्रायंगल लॉ हम समझेंगे जानेंगे, फिगर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए हम लोग समझ लेंगे, लेकिन जब भी हम लोग को वेक्टर का सम निकालना है, दो वेक्टर का सम लेना है, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस लेंगे। तो ये हुआ बेटा कि दो वेक्टर का हम लोग सम कैसे लेते हैं ग्राफिकली। उसी तरह से अगर दो से अधिक वेक्टर आ गया तो हम लोग यहां पर, जैसे अभी ट्रायंगल लॉ लिए थे तो पॉलीगन लॉ लेते हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं, जैसे ट्रायंगल लॉ में हम लोग क्या किए, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर ऐसे करके ट्रायंगल बना दिए। पॉलीगन में हम लोग क्या करेंगे, दो से अधिक वेक्टर रहेगा तो ऑब्वियसली ट्रायंगल से बड़ा दूसरा पॉलीगन बनेगा, है ना। तो कैसे बनेगा उसको हम लोग देखें। जैसे मान लो हम डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, रिजल्टेंट कितना हुआ, तो ये हुआ, है ना। तो अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी। और ये है पॉलीगन लॉ, बहुत ज्यादा इसमें हम लिखेंगे नहीं, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अगर दो से ज्यादा वेक्टर आता है, दो वेक्टर है तो ट्रायंगल लॉ ग्राफ से, है ना, दो से ज्यादा है तो पॉलीगन लॉ में जाएंगे, है ना। अब क्या कह सकते हैं ना कि ट्रायंगल लॉ से ए प्लस बी, ये है, ये हो गया ए प्लस बी, और फिर ट्रायंगल लॉ से जाएं तो ये प्लस ये हो गया, यानी ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया। तो उसको हम लोग ट्रायंगल लॉ से पॉलीगन लॉ में जा सकते हैं। तो इस तरह का भी क्वेश्चन हम लोगों को मिलता है, जैसे कहीं पर पॉलीगन बन रहा है तो डायरेक्ट हम लोग उसका रिजल्टेंट निकाल देते हैं। जैसे आपको बहुत सारा हम क्वेश्चन सिखाए थे पहले, डिस्प्लेसमेंट वाला एक एग्जाम्पल दिए थे कि एक आदमी है और ये 10 मीटर चलता है और हर बार ये क्या करता है कि 60 डिग्री से घूम जाता है।
तो क्या बनाएगा, तो आपको बोले थे कि 360 है ना बाई 60 कर दीजिए, नंबर ऑफ साइड निकल जाएगा, ये हेक्सागोन बना दे, है ना। मान लीजिए कि सपोज कीजिए ये जो है 90 डिग्री से घूम रहा है तो स्क्वायर बन जाएगा, 120 से घूम रहा है तो ट्रायंगल बन जाएगा, यहाँ नंबर ऑफ साइड निकल जाएगा। तो कितना साइड होगा अगर ये इक्वल एंगल बना करके घूम रहा है, तो 360 बाई जितना से ये घूम रहा है। तो अगर मान लो 60 से घूम रहा है, यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, और फिर यहां से 60 से घूम गया, तो ऐसे आया। अब मान लो पूछे कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, है ना, एक बार दो, एक बार टर्न लिया और ये दोबारा टर्न लिया, तीसरा टर्न लेने जा रहा है, तो आप देखेंगे ये बता देंगे पॉलीगन रूल से, है ना, कि ये हम लोग को मिल गया डिस्प्लेसमेंट। अगर ये डिस्प्लेसमेंट के लिए ही ट्रू नहीं है ना, तो आप कोई भी वेक्टर को अगर हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, तो उसका रिजल्टेंट हम पॉलीगन रूल से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग ग्राफिकल मेथड लेते हैं फॉर द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स और मोर देन टू वेक्टर। लेकिन हम लोगों को कॉन्सेंट्रेट करना है बेटा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेज या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स एडिशन के लिए, दो वेक्टर का रिजल्टेंट के लिए, क्योंकि सारा हम लोग काम करेंगे, फोकस जो हम लोग का होगा वो पैरेललोग्राम पर होगा, है ना। हम लोग बोलने को ट्रायंगल लॉ यहाँ पर पढ़ने को पढ़ लिए, लेकिन हम इधर की तरफ नहीं जाएंगे, है ना। अपना आप को हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर देंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेज, जो कि हम अगले क्लास में बताएंगे, मतलब कल बताएंगे आप लोगों को, ठीक है ना। तो आज इतना ही रख करके हम लोग स्टॉप करते हैं, है ना। अब हम लोग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेज से कल हम लोग स्टार्ट करेंगे।